हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी। आई होप दैट आप सब लोग बिल्कुल सही कर रहे होंगे और हम लोग भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस ला ही रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमने हमारा चैप्टर नंबर 11 विच इज़ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑलरेडी ख़त्म कर लिया था। तो आज आ गया है डीएस ने आपके लिए चैप्टर नंबर 12 विच इज़ सम नेचुरल फिनोमेना। So this is going to be very interesting chapter, so you have to watch the video till the end. तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू आर न्यू इन आवर चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब अस because we bring these types of videos only for you, for your education. So yes, it's absolutely free also, so you have to see our videos till the end. And also dear student, if you have not subscribed our channel, please get it subscribed. It gives us motivation to make more videos. I hope these things are clear to all of you. तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेचुरल फिनोमिना चैप्टर, और ये होने वाला है सुपर इजी क्योंकि हम लोग इसमें दोनों लैंग्वेज लेंगे जो कि है इंग्लिश एज वेल एज हिंदी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. In this chapter, we shall discuss two destructive natural phenomena. These are lightning and earthquake. We shall also discuss what step we can take to minimize the destruction caused by these phenomena. तो ये चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं दो बहुत ही खतरनाक वाले नेचुरल फिनोमेना जो कि हैं लाइटनिंग और साथ ही साथ अर्थक्वेक. और हम लोग करने वाले हैं ये भी डिस्कस कि इन दोनों से क्या इफ़ेक्ट हो जाते हैं, क्या डिस्ट्रक्शन होता है इन फिनोमेना से. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लाइटनिंग. क्यों ये फिनोमेना क्यों है? बिकॉज दीज आर नेचुरल कॉजेज, राइट. You might have seen sparks on the electrical pole when wires become loose. जब वायर लूज हो जाती है तो आपने चिंगारी टाइप की देखी होगी, है ना डियर स्टूडेंट्स. This phenomena is quite common when wind is blowing and shaking wires. एंड द शेकिंग वायर्स. तो ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हो जाता है डियर स्टूडेंट वाले फिनोमेना से जिसमें विंड ब्लो होती है और आपके जो वायर्स होते हैं बहुत शेक कर रहे होते हैं. यू माइट हैव ऑल्सो सीन स्पार्क्स व्हेन अ प्लग इज लूज इन इट्स सॉकेट. जब प्लग सॉकेट में लूज होता है तब भी आपने स्पार्क्स चिंगारियाँ टाइप की देखी होंगी थी इस तरह, ठीक है. नाउ सी, लाइटनिंग इज़ ऑल्सो अ इलेक्ट्रिक स्पार्क. लाइटनिंग जो है वो भी आपकी इलेक्ट्रिक स्पार्क ही है, बट ऑन अ ह्यूज स्केल, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा लाइटनिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल स्पार्क आते हैं. इन एंशिएंट टाइम्स पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दीज स्पार्क्स. पहले के ज़माने में डियर स्टूडेंट लोगों को नहीं पता था क्यों ये चिंगारियाँ वगैरह आती हैं. दे वर देयरफॉर अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग. वो तभी लाइटनिंग से डरते थे, राइट. एंड थॉट दैट द वर्थ ऑफ गॉड्स वाज विदरिंग देम. जो गॉड है, वो जो भगवान है, वो सब उनसे बोल रहे हैं, वो सब उनको चेतावनी दे रहे हैं, उनको ऐसा लगता था. Now of course we understand that lightning is caused by the clouds, caused by the accumulation of charges in the clouds. लेकिन आज के समय में हमें सबको पता है कि लाइटनिंग कैसे होती है. एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, यानी कि जब आपके क्लाउड्स में चार्ज आ जाता है उसकी वजह से आपकी लाइटनिंग होती है, राइट. वी नीड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग. हमें लाइटनिंग से डरने की ज़रूरत नहीं है, बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम डेली स्पार्क्स. लेकिन हमें प्रिकॉशंस लेना है, यानी कि हमें ऐसे प्रिकॉशंस लेना है, ऐसे कुछ ऐसे नियम लेना है, मतलब जिससे हम लोग ये स्पार्क जो है इससे बच सकें. जैसे कि आपने पता ही होगा, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, राइट. बीमार होने से ज़्यादा अच्छा तो यही है कि हम उस चीज़ का प्रिकॉशन ले लें, है ना. सो येस, डेडली स्पार्क्स मीन्स इन खतरनाक स्पार्क्स से, ठीक है डियर स्टूडेंट. द स्पार्क्स दैट ग्रीक्स न्यू अबाउट. स्पार्क्स यानी कि चिंगारियाँ जिनके बारे में ग्रीक्स को पता था. द एंशिएंट ग्रीक्स न्यू एज अर्ली एज 600 BC that when amber is kind of resin, amber एक kind of resin था, was rubbed with fur, it attract light objects such as hair. तो उसको रब्ड किया जाता था फर के साथ, तो वो लाइट ऑब्जेक्ट जैसे कि हेयर होते हैं उनको अपने साथ अट्रैक्ट कर लेता था. You might have seen that when you take off woolen or polyester clothes, your hair stands on end. तो आपको तो पता ही होगा कि जब आप वुलन या पॉलिएस्टर क्लोथ जो होते हैं वो
क्या कहते हैं निकालते हो तो आपके जो हेयर्स होते हैं वो स्टैंड हो जाते हैं, राइट. इफ यू टेक ऑफ दीज क्लोथ्स इन डार्क यू इवन सी अ स्पार्क ऑन हेयर और एंड हेयर द क्रैकलिंग साउंड. कभी कभी जब आप अंधेरे में निकालते होंगे डियर, मैनी ऑफ यू मस्ट हैव सीन दैट स्पार्क्स भी इन कपड़ों में से आ जाता है, राइट. कभी कभी आपने ये करा है, मैंने तो बचपन में बहुत करा है, आपने करा होगा कि नहीं करा होगा. बिस्तर में जो सिंथेटिक चादरें होती हैं, मैंने उसमें अपने हाथ इतनी बार लगा ऐसे आगे पीछे करा कि मेरे हाथ में भी स्पार्क्स आ गई. तो डियर स्टूडेंट, कहीं ना कहीं ऐसा क्यों होता है कि पॉलिएस्टर वुलन क्लोथ्स में स्पार्क्स आती हैं. सो हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट दिस? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. ओके. So, next is that in 1752, Benjamin Franklin, American scientist, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन है? अमेरिकन साइंटिस्ट है. showed that lightning and the sparks from your clothes are essentially the same phenomena. लाइटनिंग और जो स्पार्क्स हमारे क्लोथ्स में आता है वो लगभग डियर स्टूडेंट एक सही फिनोमिना है. हाउएवर इट टुक 20 years for this realization to occur. So this is very strange, dear student, right? I wonder why they took so many years to realize the similarity. तो बूझो पूछ रहा है कि भाई ये जो सिमिलरिटी है ये पहले भी निकाल सकते थे, राइट, लेकिन इनको इतना टाइम क्यों लगा? अब देखो पहली क्या जवाब देती है. साइंटिफिक डिस्कवरीज आर अ रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क बाय मेनी पीपल. इट कैन समटाइम्स टेक अ लॉन्ग टाइम. वो कहती है साइंटिफिक डिस्कवरीज एक छोटा मोटा काम नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और कभी कभी इसमें बहुत लंबा टाइम भी लग जाता है. We shall now study some property of electric charges. We shall also see how they are related to the lightning in the sky. अभी हम लोग कुछ प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, और हम लोग ये भी देखेंगे कि लाइटनिंग स्काई में कैसे होती है. लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. कुछ एक्टिविटीज़ जिसमें हम करने वाले हैं जिससे हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो नेचर होता है वो अच्छी तरह समझ में आ जाए, राइट. So, now see, but recall first what you might have played a game when you rub a plastic scale on your dry hairs and scale attract the small pieces of hairs. तो डियर ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आपने पढ़ी भी होगी एक फोर्स जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. मैंने आपको ये एक्सपेरिमेंट करा भी है लाइव. सो प्लीज़ गो इन द शॉर्ट्स कॉर्नर डियर स्टूडेंट. शॉर्ट्स कॉर्नर में आपको अमेजिंग साइंस एक्सपेरिमेंट वाली प्लेलिस्ट खोल लो या कुछ भी खोल लो, इसमें आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सपेरिमेंट. तो प्लीज़ उसे देख लेना, इससे आपको ज़्यादा अच्छी क्लियरिटी आ जाएगी. मैंने कराया है ये एक्सपेरिमेंट, तो आप ये देख लेना. तो इसमें क्या लगती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा फोर्स एंड प्रेशर वाले चैप्टर में. नहीं देखा है फोर्स एंड प्रेशर वाला चैप्टर? कोई बात नहीं, मैंने साइंस की प्लेलिस्ट बना रखी है, फटाफट वहाँ जाके कौन सा चैप्टर का पार्ट 1 देख लो, फोर्स एंड प्रेशर का पूरा चैप्टर पढ़ लो, जिससे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगी. होता क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में? आप लोग एक ऑब्जेक्ट को चार्ज कर देते हो, उसे रगड़ के चार्ज कर दिया, तो चार्ज करने में इसके क्या होता है, वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो डियर स्टूडेंट कहीं ना कहीं चीज़ों को अट्रैक्ट करने लग जाता है, और यही चीज़ होती है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कहीं ना कहीं. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, चार्जिंग बाय रबिंग. अब देखो एक्टिविटी 12.1, टेक अ यूज बैलून रिफिल एंड रब इट विगरसली विद अ पीस ऑफ पॉलीथीन. तो आपको पीस ऑफ पॉलीथीन के साथ उसे लगातार रगड़ते रहना है. ब्रिंग क्लोज टू द स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर. टेक केयर नॉट टू टच द रबर एंड द रिफिल विथ योर हैंड और द मेटालिक ऑब्जेक्ट. ठीक है, नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द स्मॉल पीस, ड्राई लीव, husk, mustard seed. Record your observation. When plastic refill is rubbed with the polythene, it requires a small electric charge. जब उसे रब किया जाता है कंटिन्यूसली विद द पॉलीथीन, तो वो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्ज ले लेती है. ये तो दूसरा जो मैंने अभी आपको यहाँ पढ़ा है ना,
इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही थी उसमें भी आपका सेम चार्ज ही आ रहा था, लेकिन वो उसके अंदर एनर्जी आ जाती थी जिससे वो अट्रैक्ट कर रहा था सामान को। सेम चीज़ यहाँ भी हो जा रही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्ज ले लेता है। सिमिलरली व्हेन अ प्लास्टिक कॉम्ब रब्ड विद ड्राई हेयर्स, जब उसे ड्राई हेयर्स के साथ हम रब करते हैं तो क्या होता है, वो थोड़ा सा चार्ज ले लेती है और इससे क्या होता है, यार जो ऑब्जेक्ट होते हैं इनको हम चार्ज ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिनको हम रब करके चार्ज कर देते हैं। कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आपका फोर्स एंड प्रेशर से भी आ रहा है। तो अगर आपने फोर्स एंड प्रेशर, फ्रिक्शन ये सब नहीं पढ़े हैं तो फटाफट जाके पढ़ लो, क्योंकि सारे चैप्टर जो होते हैं फिजिक्स के वो इंटर रिलेटेड होते हैं। फोर्स एंड प्रेशर से ही रिलेटेड आपका सब नेचुरल फिनोमिना भी है। इसमें भी आपको जो ये कॉम्ब रबिंग वाला सारे बता रहे हैं ना, ये सब आपका फोर्स एंड प्रेशर से रिलेटेड है। तो अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हो साइंस क्लासेस, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोस जो हैं अवेलेबल हो जाएंगे और इससे आपको ज़्यादा अच्छी तरह चैप्टर जो है समझ में आ जाएगा। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ रिफिल एंड द प्लास्टिक कोम polythene, the hair also get charged, right? Let us try to charge some other object that are familiar to you. रिफिल, जब रिफिल ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, मटेरियल यूज फॉर रबिंग पॉलीथीन, वुलन क्लोथ्स। रिफिल को रब करने के लिए जो ऑब्जेक्ट हमें चाहिए। देन अगर मैं बैलून की बात करूँ, बैलून को आप किस में रब कर सकते हो, बैलून को आप पॉलीथीन में रब कर सकते हो। वुलन क्लोथ अगर आपने कुछ पहना है तो उसमें कर सकते हो, ड्राई हेयर में, राइट। देन इफ आई एम हैविंग इरेजर ऑल्सो, इरेजर को आप वुल में रब कर सकते हो। देन स्टील स्पून, पॉलीथीन, वुलन क्लोथ। अट्रैक्ट डज नॉट अट्रैक्ट पीसेज ऑफ पेपर, तो रिफिल तो अट्रैक्ट करेगी। देन वी हैव अगर बैलून, बैलून भी अट्रैक्ट करेगा डीएसएल, बैलून आपके क्या कहते हैं हेयर्स को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इरेजर की अगर मैं बात करूँ, इरेजर विल ऑल्सो अट्रैक्ट, राइट। देन स्टील स्पून, क्या स्टील स्पून पेपर को अट्रैक्ट करेगी, करेगी, क्योंकि हम उसको रब कर रहे हैं, उसको चार्ज कर रहे हैं, राइट। तो दीज आर चार्ज ऑब्जेक्ट्स। नाउ आवर नेक्स्ट इज टाइप ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन। अब हम टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे और उनका इंटरेक्शन क्या है उस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वी विल सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द एक्टिविटी टेबल 12.1 फॉर नेक्स्ट एक्टिविटी। Now inflate two balloons, hang them in such way that do not touch each other. आपको उन बैलून्स को कुछ इस तरीके से लगाना है जिससे कि वो एक दूसरे को टच ना करें। रब बोथ द बैलून्स विद द वुलन क्लॉथ, दोनों बैलून्स को वुलन क्लॉथ से रब कर दो, ठीक है। एंड देन रिलीज देम, उसके बाद दोनों को रिलीज करो। क्या होगा, दोनों बैलून को रब करा, दोनों बैलून चार्ज हैं, देख लो दोनों बैलून चार्ज हैं। Now let this activity to with use with the pen refills. Rub one refill with polythene. Place it carefully in the glass tumbler. पहले मैं आपको बता रही हूँ कि बैलून वाली में हुआ क्या। अगर आपका एक बैलून चार्ज होता डी स्टूडेंट और दूसरा चार्ज नहीं होता तो इसमें आपका क्या होता है, अट्रैक्शन होता, अट्रैक्शन होता है इसमें। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें दोनों ही बैलून चार्ज हैं तो इसमें दोनों रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे से। अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, इसमें अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है अट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि दोनों ही बैलून को हमने चार्ज करा है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी है रिफिल के साथ। रब रिफिल विथ पॉलीथीन, प्लेस इट केयरफुली इन द लास्ट टम्बलर यूजिंग द टम्बलर एज द स्टैंड, ठीक है। रब करके रख दी। नाउ रब अनदर रिफिल ऑल्सो एंड पॉलीथीन ब्रिंग क्लोज टू द चार्ज रिफिल, बी केयरफुल, डू नॉट टच द चार्ज एंड विथ योर हैंड। चार्ज एंड को आपको अपने हाथ से नहीं पकड़ना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द रिफिल ऑन द टम्बलर, क्या कुछ इफेक्ट है रिफिल में, इन द टम्बलर जो रिफिल है, क्या दोनों अट्रैक्ट हो रही है, रिपेल हो रही है। अब डियर स्टूडेंट अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि जब आपने दोनों चार्ज ऑब्जेक्ट को एक साथ रख दिया तो वो तो रिपेल करेंगे। अगर आपका एक चार्ज होता देन इट कैन अट्रैक्ट, बट दोनों ही चार्ज हैं तो रिपेल करेंगे, राइट। प्लीज़ अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं पढ़ी है, प्लीज़ फोर्स एंड प्रेशर की प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट क्लास 8 साइंस प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे आपको पूरा चैप्टर के वीडियोस अवेलेबल है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आराम से देखो, 20-21 मिनट्स के वीडियोस हैं, आपको सारा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। विदिन 30 मिनट्स आप लोग आराम से चैप्टर पूरा कर लोगे अगर आप ध्यान लगा के वो चैप्टर को पढ़ते हो तो, ठीक है दोस्तों।
सो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं कि आपने फोर्स इंप्रेशन नहीं करा, अभी भी आपके पास टाइम है, फटाफट प्लेलिस्ट में जाओ, खोलो और फटाफट पढ़ लो, ठीक है। नाउ सी व्हाट इज रिटन दैट in this activity we have brought close together the charged objects that were made of same material. What happens if two charged objects made up of different material are brought to close other? Let us find out. देखो इसमें तो हमने चार्ज ऑब्जेक्ट रखे थे, अब दूसरी एक्टिविटी हम करते हैं। अगर मैं दो अपोजिट टाइप के ऑब्जेक्ट्स ले लिया, अगर उन दोनों को चार्ज ऑब्जेक्ट को हम ले आए सामने, तो क्या होगा, ठीक है। नाउ rub a fill rubber refill and place it gently in the glass tumbler as before. Bring an inflated charge balloon near the refill. अब क्या होता है, let's summarize the observation, ठीक है। अब जब आपके अनलाइक चार्जेस आते हैं ना डी अनलाइक चार्जेस, वेट मैं यहाँ पे गलत जगह पहुँच गई। जब आपके अनलाइक चार्जेस आते हैं ना तो क्या होता है, तो ये दोनों अट्रैक्ट होते हैं ईच अदर, अट्रैक्ट, क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस हैं, ये अट्रैक्ट होंगे। अगर लाइक चार्जेस होते हैं तो दे विल रिपेल, बिकॉज दोनों ही चार्ज ऑब्जेक्ट हैं, एक चार्ज होता तो दूसरा अट्रैक्ट होता, बट व्हेन बोथ आर चार्ज ऑब्जेक्ट, सो हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, राइट। सो नाउ सी समराइज द इंफॉर्मेशन। जब हम समराइज करेंगे, अ चार्ज बैलून रिपेल विद अ चार्ज बैलून, अ चार्ज रिपेल विद अ चार्ज रिफिल। रेपेल मतलब अलग अलग होता है, चिपकते नहीं है, दूर होते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना मैग्नेट्स में, व्हेन यू पुट नॉर्थ पोल विद नॉर्थ पोल इट ऑलवेज रिपेल विद ईच अदर। एंड जब आप साउथ पोल और साउथ पोल को एक साथ करते हो तब भी रिपेल करते हैं, लेकिन अगर आपने साउथ पोल लगा नॉर्थ पोल लगा, दोनों अट्रैक्ट होते हैं, है ना। बट चार्ज बैलून अट्रैक्टेड द चार्ज रिफिल, तो इसने तो अट्रैक्ट कर लिया, क्यों, क्योंकि ये अनलाइक चार्ज है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे does it indicate that charge on the balloon is of the different kind from the charge on the refill? Can we say then that there are two kinds of charges? क्या हम कह सकते हैं there are two kinds of charges? Can we also say that the charges of same kind repel each other while charges of different kind attract each other? क्या हम ये कह सकते हैं कि चार्जेस जो है एक तरह के हैं तो वो रिपेल करेंगे, और अगर चार्जेस अलग अलग तरह के हैं तो वो अट्रैक्ट होंगे। मैं इसकी बात कर रही हूँ जब दोनों ही ऑब्जेक्ट चार्ज हों, जब एक चार्ज हो दूसरा चार्ज नहीं हो तब तो अट्रैक्शन होगा ही, अगर सेम ऑब्जेक्ट्स भी हैं तो, ठीक है। It is convention to call the charge acquired by the glass rod when it is rubbed with the silk as positive. तो इसमें क्या लिखा है, the convention to call the charge acquired by a glass rod when it is rubbed with the silk is positive. The other kind of charge is said to be negative. It is observed when a charged glass rod brought near the, I think we are reading the right. So it is observed that when charged glass rod is brought near the अभी भी एक्टिविटी बची है हमारी थोड़ी सी, या अभी थोड़ी और हमें करनी है। तो डियर स्टूडेंट ये देखो यहाँ पे कि जो है हमारा ग्लास रॉड जो है, जब हमने उसको सिल्क में रब करा तो हमें उसकी पॉजिटिव साइड जो है वो पता चल गई। तो अनदर चार्ज जो है उसमें हमें क्या कहेंगे, उसको हम नेगेटिव कहेंगे, है ना। इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन अ चार्ज ग्लास रॉड इज बॉट नियर द चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ रब्ड विद द पॉलीथीन दैट इज अट्रैक्शन बिटवीन टू। तो जब हमने प्लास्टिक स्ट्रॉ को पॉलीथीन के साथ रब करा तो इसमें हमारा क्या हुआ, जब ये ऑब्जर्व करा दैट एक चार्ज ग्लास रॉड है और उसको हमने किसके लिए लाया है, चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ के लिए, रब्ड विथ पॉलीथीन, दिस एक्सट्रैक्शन बिटवीन टू, अट्रैक्शन है ना, क्यों, क्योंकि एक अलग ऑब्जेक्ट है एक दूसरा ऑब्जेक्ट है ना। What do you think will be the kind of charge in the plastic straw? प्लास्टिक स्ट्रॉ में कैसा चार्ज होगा? You guess that the plastic straw will carry a negative charge is correct. प्लास्टिक स्ट्रॉ नेगेटिव चार्ज ले रहा है, क्या ये सही है? The electrical charge generated by the rubbing are static.
इलेक्ट्रिकल चार्ज जो रबिंग से पैदा होते हैं ना, उनको हम लोग स्टैटिक चार्ज कहते हैं. दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू दैट प्लीज रीड वो कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज़ इन योर फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर. दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ व्हेन चार्ज मूव्स. They constitute an electric current. You have been reading about electric current since class 6. Class 6 से आप electric current के बारे में पढ़ दिया उसमें. The current in a circuit which makes bulb glow or the current that makes a wire hot is nothing but the motion of charges. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा है ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज. सो डियर स्टूडेंट, ये ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज अब हमारा आ गया, तो फटाफट इसको भी रीड कर लेते हैं. सबसे पहले एक्टिविटी है हमारे पास एक, तो टेक अ एम्प्टी जैम बॉटल, टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर देन द साइज देन द माउथ ऑफ द बॉटल, pierce a hole in it so that the metal paper clip has been inserted. Open out the paper clip as shown as 12.4. 12.4 में कुछ इस तरीके से आपको सेट करना है. सबसे पहले क्या करना है, एम्प्टी जैम बॉटल लेनी है, उसमें आपको बड़ा सा कार्डबोर्ड लगाना है स्लाइटली बिगर देन द माउथ ऑफ द बोतल, मतलब बड़ा बड़ा थी. प्रीस अ होल, आपको एक छोटा सा होल डालना है, उसमें आपको एक मेटल क्लिप इंसर्ट करनी है. ठीक है, अब यहाँ पे आपको उसका माउथ जो है वो ओपन ही रखना है. ठीक है, अब यहाँ पे कट आउट द स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल अबाउट 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर. ठीक है, तो मतलब इतनी की होनी चाहिए आपकी वो, और उसके बाद फिर हैंग देम ऑन द पेपर क्लिप एज शोन. तो आपको उसे एकदम पेपर क्लिप में हैंग कर देनी है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे पेपर क्लिप मैंने डाली है, उसमें आपको 2 एल्यूमिनियम की शीट हैंग करती हुई दिख रही होगी. अब यहाँ पे देखो, insert the paper clip in the cardboard lid so that the perpendicular to it. Charge the refill and touch it with the end of the paper clip. आपको एक रिफिल को चार्ज करना है, उसको एंड ऑफ द पेपर क्लिप जो है वहाँ पे रखना है. ठीक है, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, क्या होगा. ठीक है, क्या होगा डियर स्टूडेंट, खुद सोचो. इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द फॉइल स्ट्रिप, क्या कोई इफेक्ट आ रहा है फॉइल स्ट्रिप में. डू दे रिपेल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर, क्या वो रिपेल हो रहे हैं या अट्रैक्ट हो रहे हैं ईच अदर. डू दे नाउ टच द अदर चार्ज बॉडीज विद द end of the paper clip. Do the foil strip behave in the same way all cases? Can this apparatus to be used to detect whether a body is charged or not? Can you explain why foil strips repel each other? तो dear student, यहाँ पे देखो, aluminium foil strip receive the same charge from the charge refill through a paper clip. चार्ज रिफिल जो है उससे एकदम सेम चार्ज किसको मिल रहा है, आपके एल्यूमिनियम फॉइल को. रिमेंबर दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आपको पता ही होगा कि जो मेटल्स होते हैं वो कैसे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, द स्ट्रिप कैरिंग सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर. तो दोनों के पास सिमिलर चार्ज आ गया, अब दोनों क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं ईच अदर से. ठीक है, एंड दे बिकम वाइड ओपन, उनके बीच में बहुत बड़ा गैप बन जाता है. सच अ डिवाइस कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट. इस डिवाइस से हमें पता चल जाता है कि भाई ऑब्जेक्ट चार्ज कैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ये डिवाइस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप. ऐसी डिवाइस जिस समय ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट चार्ज कैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसे डिवाइस को हम इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं. डस वी कैन फाइंड दैट इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम चार्ज बॉडी. इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी से ट्रांसफ़र हो सकता है टू अनदर थ्रू द मेटल कंडक्टर. मेटल कंडक्टर से अनदर में भी वो चार्ज हो सकता है, यानी कि आराम से मेटल कंडक्टर है ना. तो वी फाइंड दैट इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो किससे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, चार्ज ऑब्जेक्ट से टू द अनदर मेटल कंडक्टर. ठीक है, मेटल कंडक्टर में उसे डाल सकते हैं. टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप जेंटली विथ योर हैंड एंड यू विल फाइंड द चेंज इन द फॉइल स्ट्रिप. उसके बाद अपने हाथ से पकड़ो मेटल पेपर क्लिप को और फिर आपको फॉइल स्ट्रिप में जो चेंज नज़र आएगा. दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट, वो फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ गए.
Repeat the charging of the foil strip and touching the paper clip every time. You will find that paper strip collapse as you touch. जब आपने टच नहीं करा, जब रिफिल रखी थी तब तो रिफिल करने, आप जैसे टच कर रहे हो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाना है ना. Why does this happen? The reason that the foil strip lose charge to the earth through your body. क्या वो चार्ज खो दे रहे हैं अर्थ में आपकी बॉडी की वजह से? तो ऐसे जब फॉइल स्ट्रिप ऐसे कोलैप्स करना है डियर स्टूडेंट, तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे डिस्चार्ज. क्या कहेंगे? डिस्चार्ज. कैसी प्रोसेस में? जब आपके बार बार जो फॉइल स्ट्रिप है वो कोलैप्स कर रहे हैं, मतलब उनसे करंट चले जा रहा है. जब आप हाथ हटा रहे हो, जब करंट आ जा रहा है ना, चार्ज आ जा रहा है ना. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग. जब कोई भी चार्ज जो होता है डियर स्टूडेंट, मान लो जो आपका फॉइल में चार्ज आ रहा था, उससे क्या होगा? वो ही चार्ज ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो गया सीधे अर्थ में. हम लोग खड़े हैं, हम पर वो चार्ज ट्रांसफ़र हो गया, तो हम इस पूरी प्रोसेस को क्या कहेंगे? अर्थिंग कहेंगे. सपोज डियर स्टूडेंट मान लो ये देखो, ये पेपर स्ट्रिप का एग्जांपल ले लो. यहाँ पे पेपर स्ट्रिप में हमने रिफिल रखी थी. अभी तक सही सब सही चल रहा था, उसमें चार्ज भी आया था. लेकिन जैसे ही हमने अपनी फिंगर से टच करा तो क्या हुआ? हम पे चार्ज ट्रांसफ़र हो गया. किससे? जो एल्यूमिनियम के जो फॉइल की स्ट्रिप है उससे, और सीधे अर्थ में गया. तो सीधे अर्थ में गया, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थिंग कहते हैं. क्लियर? नाउ द अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अर्थिंग हमारी जो बिल्डिंग्स होती है उसमें भी प्रोवाइड की जाती है, ताकि हम इलेक्ट्रिकल शॉक जो होते हैं उनसे बच सकें अगर कभी भी इलेक्ट्रिक लाइन लीक होता है. क्यों? क्योंकि चार्ज बॉडी से चार्ज अगर ट्रांसफ़र हो गया हम पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट. चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है एल्यूमिनियम फॉइल से. सपोज कर लो एल्यूमिनियम फॉइल से चार्ज ट्रांसफ़र हुआ तुम्हारी बॉडी में, सीधे अर्थ में गया, तो अर्थिंग हो गई. हमें शॉक नहीं लगा, सीधे अर्थ में गया. तो ये होता है डियर स्टूडेंट आपका कुछ प्रोसेस जो अर्थिंग है. और अर्थिंग हमें प्रोवाइड की जाती है. क्यों? ताकि कभी अगर इलेक्ट्रिक करंट की लीकेज हो तो हम पे जब चार्ज आ रहा है वो सीधे अर्थ की तरफ जाए, वो अर्थिंग हमारी प्रोसेस जो है वो लगाई जाती है. ठीक है. अब है द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग डियर स्टूडेंट. ठीक है, स्टोरी ऑफ लाइटनिंग. तो अब जो है आपका यहाँ पे अर्थक्वेक, लाइटनिंग, ये सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है. तो आज के लिए डियर स्टूडेंट हम लोग अर्थिंग तक जो पढ़ा है ये आपको सबको अच्छी तरह याद रखना है. द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग जो है वो कल हम कंटिन्यू करेंगे. डोंट वरी डियर स्टूडेंट, आपका स्टोरी ऑफ लाइटनिंग का भी पार्ट 2 आ जाएगा. लेकिन राइट नाउ आई वांटेड आपने जो है 27 मिनट्स की वीडियो में, 28 मिनट की वीडियो में जो आप ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, ये सारी चीज़ों को आपको अच्छी तरह रिवाइज करना है. और डियर स्टूडेंट जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको ये वीडियो में जहाँ भी मैं पढ़ा रही थी लगी, वो फटाफट अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना. और अगर फोर्स एंड प्रेशर वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसे पढ़ लो, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह समझाया गया है. तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड मोटिवेट अस, एंड ऑल्सो लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.